दोस्तों, आप सभी का सीटेट क्रैकर के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी सीरीज में 7th क्लास का ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है पर्यावरण। ज्योग्राफी से जो हमारा 7th क्लास का ये चैप्टर है तो वो बेहद महत्वपूर्ण है सीटेट के लिए। इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादा लंबा चैप्टर है नहीं, बस छोटा सा चैप्टर है, बस समझने की बात है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं हमारा चैप्टर पर्यावरण। तो यहाँ पे आप सबसे पहले आपको जानना है कि पर्यावरण किसको कहते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, पर्यावरण जो है ये देखिए पर्यावरण के घटक हैं। ठीक है, इसमें 3 चीजें आती है, प्राकृतिक घटक, मानव निर्मित घटक और मानवीय घटक। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि पर्यावरण होता क्या है। तो देखिएगा और आप लोग नोट करिएगा इसको, क्योंकि ये 2-3 बार सीटेट में पूछा जा चुका है। तो देखिएगा पर्यावरण जो है, पर्यावरण यानी एनवायरमेंट, अंग्रेजी में पर्यावरण को क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर। ठीक है, पर्यावरण की उत्पत्ति जो है फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है। ये 2 शब्द दिए हुए हैं, एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है क्या, तो जिसका अर्थ होता है पड़ोस। तो ये तो हमने देखा कि पर्यावरण जो है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति। अब आइए समझते हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके बारे में कि पर्यावरण कहते किसको हैं। तो देखिएगा, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यहां से आपका परिभाषा क्या निकला फ्रेंड्स, तो किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। जो पर्यावरण है आपका, तो उसमें 2 तरह के परिघटनाओं का मिश्रण है, एक है मानव निर्मित और दूसरा है प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण में देखिए क्या क्या पाया जाता है। तो प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां शामिल है। अब ये 2 प्रकार के जो परिघटक हैं, ठीक है, तो उसमें से प्राकृतिक में देखिए कौन कौन सा आ जाता है। तो प्राकृतिक में जीवीय और अजीवीय। तो जीवीय किसको कहते हैं, तो सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु। ये जो सारे घटक हैं किसमें आ जाएंगे, जीवीय में, मतलब जिसमें सजीव प्राणी आएंगे, जैसे पादप हो गए यानी कि पेड़ पौधे, ठीक है, और जंतु तो आप लोग जान ही रहे हैं। दूसरा है अजीवीय। अजीवीय में कौन सा आ जाएगा, प्राकृतिक में निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल हो गया, स्थल पर पाए जाने वाले जैसे चट्टान, मिट्टी, ये सब सारे क्या है, ये सब है निर्जीव पदार्थ हैं ये सब। तो 2 तरह के घटक हैं प्राकृतिक में, जीवीय एवं अजीवीय। तो यहां से आपको कहा जा रहा है कि जो पर्यावरण है वह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में 2 तरह के घटक पाए जाते हैं, जीवीय एवं अजीवीय, दोनों परिस्थितियां सम्मिलित होती है। अब आगे समझने की कोशिश करिएगा, आगे देखिएगा। जबकि मानवीय पर्यावरण में क्या आता है, मानव की परस्पर क्रियाएं। ठीक है, अब मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। जैसे में मकान हो गया, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया भी गया चित्र में। देखिए मानव में कौन कौन सा आ जाएगा, मैं आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए मानव में एक व्यक्ति भी आ सकता है, एक परिवार भी आ सकता है, ये मानव द्वारा निर्मित है। समुदाय है, ठीक है, धर्म है, जैसे मंदिर बनाए जाते हैं अनेक धर्मों के, ठीक है, ये प्राकृतिक रूप से नहीं बनाए गए धर्म, ये मानव निर्मित है। ठीक है, दूसरा प्रकार, उसी प्रकार है शैक्षिक, फिर है आर्थिक गतिविधियां, राजनीतिक स्थिति, ये सब सारे जो घटक हैं, ये सब सारे जो कंपोनेंट्स हैं, ये मानव निर्मित है। ठीक है, अब देखिए प्राकृतिक में कौन कौन सा आ जाता है। तो प्राकृतिक में आ जाता है, देखिएगा, वायुमंडल हो गया, जल मंडल हो गया, स्थल मंडल हो गया और सजीव मंडल हो गया। मानव निर्मित में फिर से देखिएगा आप लोग, वो मानव से संबंधित था लेकिन मानव द्वारा निर्मित। ठीक है, मानव द्वारा निर्मित में इमारतें हैं, पार्क हैं, पुल हैं, सड़क हैं और उद्योग हैं और स्मारक हैं। ये जो सारे चीज घटक हैं पर्यावरण के, तो ये मानव निर्मित हैं, बल्कि ये जो
मैंने अभी आपको दिखाया वो क्या है, तो मानव से संबंधित है। ठीक है, मानवीय क्रियाकलाप है ये मानव से निर्मित है। ठीक है, एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक गतिविधियां जो है मानवों से संबंधित है। ठीक है, तो आपने देखा कि पर्यावरण के 3 घटक हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव खुद। ठीक है, तो मानव से जो निर्मित है वो आपने देखा, प्राकृतिक से जो निर्मित है वो आपने देखा, और मानवों से जो संबंधित है जैसे एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति, इसको भी आपने देखा। तो एक बार फिर से चित्र को देख लीजिए ताकि समझने में आसानी हो। तो चलिए, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं शामिल होती है। जैसे आपने देखा कि मंदिर बनवाया मानव ने, मकान बनवाया मानव ने। ठीक है, शैक्षिक गतिविधि कर रहा है मानव, तो ये सब क्या है, मानव की क्रियाएं, परस्पर क्रियाएं हैं। ठीक है, आर्थिक गतिविधियां हैं। तो ये सब जो कंपोनेंट्स हैं, तो 2 प्रकार के प्राकृतिक और मानव निर्मित जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है कि वो मिलकर के पर्यावरण का निर्माण करते हैं। अब देखिए पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, तो इसको समझिएगा फ्रेंड्स। तो देखिएगा प्राकृतिक पर्यावरण, तो भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर के प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, तो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप परिचित हैं, मैंने पहले भी आपको बता दिया है। अब देखिए यहां से कहा जा रहा है कि पृथ्वी की ठोस परपटी, यानी कि जो ऊपरा हिस्सा है, पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा जो है, तो पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं, जिस पर हम लोग रहते हैं। यह जो परत है चट्टानों एवं खनिजों से बना है एवं मिट्टी की पतली परत से क्या है, ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। जैसा कि आपने 6 क्लास के चैप्टर्स में देखा था कि जो स्थल रूप होते हैं वो महाद्वीपों पर भी पाए जाते हैं और महासागरों की सतह पर भी पाए जाते हैं। तो ये जो हमारा स्थल मंडल है जिसपे हम रहते हैं वह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है, और इस पर पहाड़, पठार, मैदान, घाटी अनेक जैसी विभिन्न स्थलाकृतियां हमको देखने को मिलती है। आगे कहा जा रहा है कि स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि और पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा मंडल हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल कौन प्रदान करता है, तो स्थल मंडल। यह खनिज संपदा का भी स्रोत होता है। तो स्थल मंडल के बारे में आप लोग जानते हैं। आगे आइए हम लोग आगे समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा पर्यावरण के क्षेत्र हैं, पर्यावरण के क्षेत्र हैं जैसे कि मैंने आपको समझाया था। ये देखिए क्या है, तो ये जल मंडल है, ठीक है, ये वायुमंडल है, और ये क्या है, स्थल मंडल है। और ये तीनों जहां पे मिल रहा है तो ये क्या है, जैव मंडल है। ठीक है, जहां पे ये तीनों आपस में मिलेगा उसको हम लोग कहते हैं जैव मंडल। तो ये चित्र को आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आगे है जल मंडल के बारे में, मतलब कि रिवीजन के टाइप पे इस चैप्टर को आप देख सकते हैं कि जल के क्षेत्र को क्या कहते हैं, जल मंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोत होते हैं इसमें, जैसे झील हो गया, समुद्र हो गया, महासागर हो गए, महासागर, समुद्र हो गए आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर के जल मंडल बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है क्योंकि जल ही क्या है, तो जल ही जीवन है। ठीक है, बिना जल के आपका जीवन संभव नहीं है। तो जल मंडल जो है सभी प्राणियों के लिए क्या है, आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार हम लोग वायुमंडल को समझते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषाएं जो आप देख रहे हैं कि जल मंडल किसको कहते हैं, तो जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु परत को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, हम लोग स्थल मंडल की भी परिभाषा एक बार और देख लेते हैं। तो स्थल मंडल वह क्षेत्र होता है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि या पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। तो ये सब जो है तीनों परिभाषा आप लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल। ठीक है, अब देखिए आगे कहा जा रहा है और आपको समझाया गया यहाँ से कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है अपने चारों ओर के वायुमंडल को क्या करता है, थामे रखता है। यह और इसका खासियत क्या है, तो देखिएगा यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। वायुमंडल जो है सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी से एवं हानिकारक जो परावैंगनी किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट रेज जो होते हैं, उससे हमारी रक्षा करता है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि इसमें कई प्रकार की गैस
धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। ठीक है, वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन होता है, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, जब वायुमंडल में परिवर्तन होगा तो मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होगा। मौसम किसको कहते हैं? तो मौसम दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन, जैसे तापमान हो गया, ठीक है, या सूर्य का जो विकिरण है उसको हम लोग कहते हैं मौसम। और जलवायु किसको कहते हैं? तो जलवायु का मतलब हो गया कि एक औसत समय में, ठीक है, मतलब थोड़ा सा बीते हुए जो वर्ष होते हैं या बीत गए जो समय होते हैं तो उनका औसत जो होता है मौसम, उसी को कहते हैं हम लोग जलवायु। ठीक है, अब देखिए जैव मंडल, जैव मंडल को हम लोग समझते हैं तो पादप एवं जीव जंतु मिलकर के जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैव मंडल का मतलब क्या होता है कि पादप एवं जीव जंतु मिलकर के जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर के जीवन को संभव बनाते हैं। यानी कि जहां पर ये तीनों क्षेत्र मिलते हैं, स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल, तो ये जो क्षेत्र मैंने जो कलर किया यही क्या कहलाता है? जैव मंडल। तो ये संकीर्ण सा क्षेत्र होता है जो तीनों मंडलों के मिलने से बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए परितंत्र क्या है, परितंत्र को समझते हैं हम लोग। तो देखिएगा परितंत्र, तो परितंत्र की परिभाषा दी गई है। ठीक है, परितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ, ध्यान से सुनिएगा परिभाषा को, परितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। परितंत्र का मतलब होता है कि यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है कि समस्त जीवधारी, यानी कि जो पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ किसी न किसी रूप में, जैसे भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ क्या करते हैं? परस्पर क्रिया करते हैं, और जिसमें वे निवास करते हैं, यानी कि जिस क्षेत्र में वे निवास करते हैं, जैसे जल मंडल में जो प्राणी निवास करेगा, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करेंगे। जो जीव स्थल मंडल पर निवास करते हैं वो एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करेंगे। तो जिसमें वे निवास करते हैं ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्राणियों से एक दूसरे में क्या होता है? ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। जैसे मैं आपको समझाता हूं परितंत्र का मतलब, जैसे कि देखिए एक घास का मैदान, ठीक है, ये घास का मैदान है, समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। घास में क्या रहता है? तो घास में रहता है टिड्डा। ठीक है, टिड्डा हम लोग मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे। टिड्डा को खा गया कौन? टिड्डा को खा गया मेढक। ठीक है, मेढक को खा गया कौन? तो मेढक को खा गया सांप। ठीक है, सांप को खा गया कौन? तो सांप को खा गया मोर। ठीक है, और मोर को खा गया बाघ। तो ये जो है प्राणी एक दूसरे पर ऊर्जा का स्थानांतरण जो कर रहे हैं, और इसको जो घास है तो घास को ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? तो घास को ऊर्जा कहाँ से मिल रहा है? तो सूर्य से मिल रहा है। ठीक है, ये ऊर्जा का मेन स्रोत है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो सूर्य से ऊर्जा किसको मिला? घास को। घास से टिड्डा को, टिड्डा से मेढक को, मेढक से सांप को, और सांप से मोर को, और मोर से बाघ को। ठीक है, तो ये जो है ऊर्जा का स्थानांतरण जो हो रहा है और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध होता है। आपस में सभी जीव एक दूसरे से क्या होते हैं? परस्पर क्रिया करते हैं, संबंधित होते हैं। तो इसी को कहते हैं परितंत्र। तो एक बार फिर से मैं परिभाषा दोहराना चाहूंगा कि परितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे क्या करते हैं? निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। तो आप लोग परितंत्र को समझ गए होंगे। तो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये देखिए एक ताल का परितंत्र दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहां से किस प्रकार से ताल है, तालाब का परितंत्र दिया गया है। तो इसमें देखिएगा बत्तख भी है। ठीक है, बत्तख पानी में, देखिए इसको पानी पीने के लिए कौन आ रहा है? तो अन्य जानवर भी आ रहे हैं। ठीक है, स्थल मंडल के भी जानवर आ रहे हैं, पक्षी भी पानी पी रहा है। तो एक दूसरे से संबंधित है कि नहीं है? ठीक है, तो यही जो होता है वो परितंत्र कहलाता है। यानी कि वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं परितंत्र। तो एक ताल का परितंत्र का चित्र आपको यहाँ पे दिया गया है। आगे समझते हैं कि सभी पेड़ पौधे, ठीक है फ्रेंड्स, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु
एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पे क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। ठीक है, हम लोग भी जो हैं, मानव जो प्राणी है अपने आसपास के पर्यावरण पे आश्रित हैं, वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही क्या कहलाता है, परितंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, जो जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का जो संबंध होता है वही पर्यातंत्र का निर्माण करता है। जैसे अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। जैसे मैंने अभी आपको जो बताया वो घास स्थल का था। ठीक है, घास स्थल में जैसे टिड्डा था, टिड्डा मेढक था, मेढक को खाया कौन, सांप खाया, सांप को मोर खाया, मोर को खा गया बाघ। तो ये जो घास स्थल होते हैं उसका मैंने परितंत्र का एग्जांपल आपको दिया। तो ये आप समझ सकते हैं कि परितंत्र का मतलब क्या होता है। तो परितंत्र का मतलब होता है कि जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध। अब मानव पर्यावरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पे एक टर्म दिया गया है, वस्तु विनिमय पद्धति। तो इसको समझिए। तो देखिएगा, वस्तु विनिमय पद्धति, वस्तु विनिमय पद्धति होता क्या है। तो देखिएगा, यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि पहले के जमाने में आप लोग क्या देखते थे कि धान के बदले में यदि आपके पास धान है, ठीक है, और किसी के पास आलू है, ठीक है, तो आप उनसे आलू ले लिए, ठीक है, उनसे आलू ले लिए आप और उसके बदले में धान दे दिए, ठीक है, या उनसे धान ले लिए और उतना ही, जैसे 1 केजी धान लिए तो 1 केजी आलू आप उनको दे दिए। तो ये जो है वस्तुओं की जो अदला बदली का व्यापार, जो जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि रुपये पैसे का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं वस्तु विनिमय पद्धति। तो आइएगा समझते हैं हम लोग। तो देखिएगा, मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या करता है, परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। जो प्रारंभिक मानव थे, जैसे कि जो हमारे आदि मानव थे, वो अपने आप को यानी कि स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिए थे, यानी कि जो प्रकृति में होता था उसी के अनुरूप वो काम करते थे। ठीक है, उनका जीवन सरल था और आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। जैसे फल मिल रहा है, ठीक है, मैंने आपको हिस्ट्री में क्या बताया था कि जैसे फल मिल रहा है, तो अभी जहाँ पे फल मिल रहा है, तो अभी जिस मौसम के अनुसार फल मिल रहा है तो उस स्थान पे भी है। अगर उस मौसम के अनुसार वहां पे फल खत्म हो गया, दूसरा मौसम आ गया, तो दूसरे मौसम में जहां जिस प्रकार का फल उपलब्ध होगा तो उसी के अनुसार वो लोग एक जगह से दूसरे जगह क्या कर जाएंगे, स्थानांतरण कर जाएंगे। तो पहले के जो मानव होते थे अपने आप को प्रकृति की आवश्यकताओं, अपने आप की जो आवश्यकता होती थी उसको प्रकृति की आवश्यकताओं से पूरी करते थे। लेकिन समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। जैसे जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना स्टार्ट कर दिया, पशुओं को पालना आरंभ कर दिया, अस्थाई जीवन जीना सीख लिया, जैसे कि आप जान रहे हैं पहले से। ठीक है, पहिए का आविष्कार हुआ, रेहट का आविष्कार हुआ, चरखे का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। ठीक है, और वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। जितना उनको अन्न की आवश्यकता थी वो तो उपजाए ही, और उससे आवश्यकता से ज्यादा उपजाए और वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। अब अन्न ज्यादा उपजने लगा तो व्यापार का आरंभ हुआ, जैसा कि मैंने आपको हिस्ट्री में बताया, एवं वाणिज्य का विकास हो गया। ठीक है, अब औद्योगिक क्रांति के बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया और परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ, जैसे कि चक्के का विकास हुआ, यानी कि पहिए का विकास हो गया, तो लोग एक जगह से दूसरे जगह आसानी से आने जाने भी लगे। ठीक है, तो व्यापार और बढ़ गया। ठीक है, सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और क्या हो गया, द्रुत हो गया। यानी कि जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई तो उनका जो है, अब जैसे कि देखते हैं फोन करके ही पूछ लिया जाता है दुकान में कि क्या भाई आपको इतना सामान चाहिए, तो वहां से ऑर्डर आता है, पहले ही ऑर्डर ले लिया जाता है और आसानी पूर्वक पहुंचा दिया जाता है। तो जिस प्रकार से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ तो धीरे धीरे मानव विकास हुई। ठीक है, उनकी आवश्यकताएं बढ़ने लगी, तो मानव जो है अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पर्यावरण को बदलने भी लगे। ठीक है, उसको चेंज भी करने लगे, उसमें परिवर्तन भी करने के कई तरीके उन्होंने सीख लिया। ठीक है, तो ये आपने देखा, ये हमारा चैप्टर था जिसका हेडिंग था पर्यावरण। तो आइए इस चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो परितंत्र क्या है, तो परितंत्र क्या है, तो परितंत्र जो है जीवों का क्या है, आपस में परस्पर क्रिया है, भौतिक एवं रासायनिक, जिसमें कि वे रहते हैं।
ठीक है। तो जिस क्षेत्र में वे रहते हैं उसमें जीवों का पारस्परिक क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परितंत्र कहते हैं। ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, तो प्राकृतिक पर्यावरण से हम लोग समझते हैं जिसमें कि आपको प्राकृतिक चीजें जो आ जाती है, जैसे जैसे प्राकृतिक के द्वारा जो निर्मित है, जैसे स्थल मंडल। ठीक है। स्थल मंडल, फिर क्या हो जाएगा, जल मंडल, वायुमंडल। ये जो सारी चीजें हैं इसमें प्राकृतिक पर्यावरण में शामिल होते हैं। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, तो पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं, पहला तो प्राकृतिक है। ठीक है, प्राकृतिक है। फिर क्या है, मानव निर्मित है, और मानवों से संबंधित। हम कह सकते हैं कि मानव। तो ये तीन जो है पर्यावरण के घटक हैं। मानव निर्मित पर्यावरण के चार उदाहरण दीजिए। तो मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण, मकान। ठीक है, और क्या हो सकता है, तो मानव निर्मित भवन, मकान हो गया। ठीक है, और हम क्या कह सकते हैं, तो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, स्कूल भी हो सकता है। मानव निर्मित पर्यावरण के जो घटक होते हैं वो कौन कौन से, तो देखिएगा यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। तो मकान हो गया, पार्क हो गया, पुल हो गया, सड़क हो गया, उद्योग हो गया, इत्यादि जो है मानव निर्मित पर्यावरण के घटक हैं, यानी कि जो मानवों के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं हम लोग। तो मानव निर्मित पहला मकान हो गया, पुल हो गया। ठीक है, और हम लोग क्या कह सकते हैं, विद्यालय कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए, मकान, पुल, विद्यालय। ठीक है, कारखाने, ये जो है मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण हैं। स्थल मंडल क्या है, तो स्थल मंडल का मतलब होता है कि वह मंडल जो हमें रहने के लिए जगह उपलब्ध कराता है, और जीवों के रहने के लिए या जीवों के खाने के लिए घास का स्थल उपलब्ध कराता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्थल मंडल। यानी कि जिसपे हम लोग रहते हैं, यानी कि पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा होता है जहां से हमें खनिज संपदा भी प्राप्त होती है, उसको हम लोग कहते हैं स्थल मंडल। जीवीय पर्यावरण के दो प्रमुख घटक क्या है, तो जीवीय पर्यावरण के दो प्रमुख घटक हैं। जीवीय, तो जीवी में कौन सा आ जाएगा, पादप और जंतु। ठीक है, ये जीवीय पर्यावरण के दो। जैव मंडल क्या है, तो जैव मंडल जहां यह वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां पे स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल तीनों आपस में मिलते हैं, उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। हम लोग नीचे देखेंगे, देखिएगा फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, तो वन जो है प्राकृतिक परितंत्र है, यहाँ पे अनेक तरह के जीव पाए जाएंगे। ठीक है, मरुस्थल इसमें से प्राकृतिक परितंत्र होगा या नहीं होगा, ताल तो है ही, वन, ये जो है मैं आपको होमवर्क देता हूं, इसका ऑप्शन आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। यानी कि दूसरा का, ठीक है, खा का, गा का और घा का। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा कि कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, तीसरा कह रहा कि कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है, और चौथा कह रहा है कि कौन सा पर्यावरण का खतरा है। तो ये आप लोग के लिए हो गया होमवर्क। ये चारों क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, अब नीचे देख लेते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, मिलाने के लिए कहा जा रहा है, तो जैव मंडल, तो जैव मंडल किसके साथ मिलेगा, तो वह संकीर्ण क्षेत्र जहां पे जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं। ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वह संकीर्ण क्षेत्र जहां पे, ये हो गया क्या, जैव मंडल। तो का आंसर क्या हो गया, का हो गया
5 वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? तो वायुमंडल पृथ्वी को घेरने वाले वायु की चादर है। जलमंडल क्या है? तो जलमंडल जलीय क्षेत्र है। पर्यावरण क्या है? तो पर्यावरण जो है हमारे आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, ये आपको मिलाने के लिए दिया गया है, ये सीटेट में भी मिलाने के लिए दिया जाता है। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर क्या होता है? समाप्त होता है। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को आप लोग जो नए लोग देख रहे होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। किसी भी समस्या के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके